हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में आपको NEP 2020 से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और बेसिकली ये मॉक टेस्ट रहने वाला है। इससे पहले मैं 10 मॉक टेस्ट्स और लेकर आ चुकी हूँ जो कि जनरल पेपर से ही रिलेटेड है। ज़रूर देखिएगा उन मॉक टेस्ट को, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपके एग्ज़ाम के लिए। देन दिस इज़ द पार्ट 11 ऑफ द वीडियो। तो इसमें हम टॉप 60 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे NEP से। इन क्वेश्चंस के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। NEP जितना भी है सब कुछ मैंने इस एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। ज़रूर अपनी नॉलेज चेक करिएगा, आपको NEP से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पता है, कितनी नॉलेज है, और एंड में ज़रूर अपना स्कोर मेंटेन करके रखिएगा एंड देखिएगा कि आपका स्कोर क्या बना। और आप कमेंट सेक्शन में भी अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन to get all the notifications. So without wasting any time, now let's get started with our questions. First question, which of the following is not a part of NEP 2020? हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा NEP 2020 का पार्ट नहीं है। अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेटरी या फिर क्वालिटी। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन C, दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी NEP 2020 का पार्ट नहीं है, वेयर एज अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी ये सभी ही NEP 2020 का पार्ट है। मोर ओवर 5 चीज़ों पे NEP एम्फसाइज करता है, वो है अवेलेबिलिटी, मतलब बच्चों को पढ़ाई अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे वो अर्बन के हो मतलब शहर के हो, चाहे वो रूरल के हो या फिर गांव के हो। देन अफोर्डेबिलिटी, मतलब एडुकेशन है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए। अफोर्डेबल का मतलब होता है कि जो कि महंगा ना हो, खरीदा जा सके आसानी से। जो हमारे देश की एजुकेशन है, स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल्स, इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो महंगी ना हो और हर एक बच्चा हर एक मतलब कैटेगरी का आदमी अपने बच्चे को पढ़ा सके, हर एक बच्चा एजुकेशन ईजिली प्राप्त कर सके। देन इक्विटेबिलिटी, इक्विटेबिलिटी मतलब इक्विटेबल हो, मतलब कि सभी बच्चों को इक्वली ट्रीटमेंट देना चाहिए क्लासेस में। अगर बहुत ऑब्वियसली क्लास में बहुत प्रकार के बच्चे होंगे, अलग कास्ट के, ठीक है, कोई गरीब कोई अमीर, तो सभी बच्चों को इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके, ये हमारी NEP 2020 का एक एम है। देन जो फोर्थ एम है वो है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब कि अच्छी एजुकेशन दे जा सके बच्चों को। NEP 2020 का जो मेन मकसद है वो बच्चों को रटवाना नहीं है, बल्कि उनको क्रिएटिव बनाना है, उनको अच्छी एजुकेशन देना है। ये नहीं कि बस वो अच्छे मार्क्स ले सके, बट वो सच्ची में कुछ सीखें, ये हमारा NEP 2020 का एक एम है। देन फिफ्थ जो मेन एम्फेसिस है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि ठीक है हमने बच्चों को पढ़ा दिया, बट जो टीचर्स है या फिर जो भी स्कूल के लोग हैं वो उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए अकाउंटेबल रहे, मतलब रिस्पॉन्सिबल रहे, और उसने क्या सीखा है एटलीस्ट उनको पता रहे। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं, दे शुड ऑल्सो बी आंसरेबल। कि हाँ, जैसे कि PTM क्या होती है, PTM यही होती है कि हम जो पेरेंट्स को वी आर आंसरेबल टू देम, कि आपके बच्चे ने ये सीखा, अगर उनके कुछ क्वेश्चंस है पढ़ाई से रिलेटेड तो हम उन्हें उसके जवाब दे सके। अकाउंटेबल का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबल, ये नहीं कि सिर्फ बच्चे को पढ़ा रहे हैं बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। ये 5 मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है NEP 2020 के। तो आप इन्हें कहीं लिख सकते हैं या फिर ऑब्वियसली मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगी इस वीडियो का। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको PDF चाहिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 recommends that the government of India will constitute a fund to build the nation's capacity to provide equitable equality education for all girls as well as
transgender students. What will be the name of the fund? According to this question, NEP 2020 के दौरान एक फंड स्टार्ट हुआ है जो कि इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है फॉर गर्ल्स और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स की. तो हमें उस फंड का नेम बताना है. लेट्स सी दी ऑप्शंस. जेंडर एजुकेशन फंड, जेंडर प्रमोशन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड या फिर जेंडर एम्प्लॉयमेंट फंड. द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज जेंडर इंक्लूजन फंड. इंक्लूजन मतलब सबको इंक्लूड करना, सबको अंदर लेना. ठीक है. सो बेसिकली जेंडर इंक्लूजन फंड के बारे में हमें पता होना चाहिए. पूछ सकते हैं कि जेंडर इंक्लूजन फंड क्या है. ये एक ऐसा फंड है जो NEP 2020 ने स्टार्ट किया है. किसके लिए? एक तो गर्ल्स, लड़की जो स्टूडेंट्स है गर्ल्स, और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइजेस. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो किस चीज़ पे जोर देती है, कैसे करिकुलम पे जोर देती है, वो हमें बताना है. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलम, डीकंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स या फिर रॉट मेमोराइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स. द करेक्ट आंसर इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम. मतलब जो हमारा करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए और इतना स्टैंडर्ड भी नहीं बना देना चाहिए हाई लेवल का करिकुलम कि बच्चे उसे वहाँ तक उसे अचीव ही ना कर पाए. सो हमारा जो करिकुलम होना चाहिए NEP 2020 के हिसाब से बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए और ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो सिर्फ बच्चों के मार्क्स पे ही नहीं बट होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर शो कर सके, बात कर सके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू NEP 2020, what is the full form of ECCE? ECCE की full form क्या है according to NEP 2020? Let's see the options. Early Children and Care Education, Early Childhood Care and Education, Education in Childhood Care and Early Development या फिर none of the above. The correct answer is the B part, that is Early Childhood Care and Education. ये है फुल फॉर्म ECCE की. सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट. ECCE बहुत इम्पॉर्टेंट है NEP 2020 के अंदर. ये FLN का ही एक पार्ट है. सो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऐसे क्वेश्चन KVS में, NVS में और CTET में भी ECC की बहुत क्वेश्चंस देखे जाते हैं. सो बेसिकली मैं बताती हूँ कि क्वेश्चंस देखे कैसे जाते हैं. सीधा सीधा या तो फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि ECCE की फुल फॉर्म क्या है, तो वो पता होनी चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. और ये क्या है, ठीक है, इसका बेसिक एम क्या है? इंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. सो पहले मैं आपको बताती हूँ जो इसका मेन एम है ना, वो 3 से 8 वर्ष के बच्चों तक को पढ़ाई देने का ही मेन इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और वो पढ़ाई, जैसे कि मैंने आपको FLN के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ. FLN इज़ कि उनको बेसिक नंबर्स, बेसिक वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान हो. तो जो ECC है ये FLN का ही पार्ट है. 3 से 8 वर्ष 3 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए ECCE है. और अगर हम और देखा जाए कि इम्पॉर्टेंट ये किसके लिए है, ये है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस क्या है? मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी पढ़ाई पे ये मेन एम्फोसिस देता है. तो ECC से 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बनती है. फुल फॉर्म, देन कौन से ईयर्स तक के बच्चों के लिए, कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए, 3 to 8, ठीक है. देन तीसरा किस पे ये फोकस करता है? इंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. Next important question. How much percentage of the child's cumulative brain development occurs prior to the age of 6 according to NEP 2020? इसमें हमसे पूछा गया है NEP 2020 के अकॉर्डिंग
ठीक है, जो 6 साल का बच्चा होता है, जो 6 इयर्स का बच्चा होता है, उसका दिमाग कितने % तक डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, लेट्स सी दी ऑप्शंस। ओवर 80%, बी पार्ट ओवर 75%, सी ऑप्शन ओवर 60% या फिर डी ऑप्शन ओवर 85%। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज ओवर 85%। एनईपी मानता है कि जो बच्चा 6 साल का है, जो बच्चा नहीं, ज़्यादातर बच्चों जो 6 साल के हैं उनका दिमाग 85% तक डेवलप हो चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 lays particular emphasis on the development of। जो NEP 2020 है वो किस चीज़ पे एम्फसाइज करती है, वो किस चीज़ पे जोर करती है डेवलपमेंट की। ठीक है, लेट्स सी दी ऑप्शंस। द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, द प्रोविजन टू गिव 100% एम्प्लॉयमेंट, द प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन या फिर द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल। The correct answer is the D part, that is the creative potential of each individual। NEP 2020 जोर देती है कि बच्चे क्रिएटिव बन सके, बेटर हो सके, ना कि ये प्रॉमिस करती है कि हमारा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिल्डिंग हम देंगे बच्चों को। ना ही वो कुछ ऐसे बोलती है कि सभी बच्चे को 100% एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। नहीं, क्या बोलती हैं कि बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, हम बेटर बनाना चाहते हैं थ्रू एडुकेशन। Who will prepare National Curriculum Framework for School Education? National Curriculum Framework for School Education NEP 2020 के हिसाब से कौन बनाएगा? ठीक है, जो भी करिकुलम है वो कौन प्रिपेयर करेगा? CBSE, NCERT, UGC या फिर स्टेट बोर्ड। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज NCERT। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता हो, बिकॉज अभी भी NCERT ही करिकुलम बुक्स प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ऑफिशियली इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? कौन सी इंडिया की ऐसी पहली स्टेट है, पहला राज्य है जिसने NEP 2020 को ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया है? ठीक है, सो कौन सा पहला ऐसे राज्य है? 4 ऑप्शंस है, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर हैदराबाद। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका ने इंडिया में सबसे पहले NEP 2020 अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has become the first state to officially implement National Education Policy 2020 at pre-primary level? So क्वेश्चन अलग है ये पहले वाले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पहला राज्य है, कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिसने NEP 2020 प्री प्राइमरी लेवल में इम्प्लीमेंट करी है। पहले वाले क्वेश्चन में प्री प्राइमरी लेवल मेंशन नहीं था, बस ये मेंशन था कि अपने हर स्कूल में कर दी है, बट यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है कि प्री प्राइमरी लेवल पे किसने करी है। अभी हम प्री प्राइमरी लेवल भी समझेंगे कि वो कौन सा होता है। पहले हम ऑप्शंस देखते हैं, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज उत्तराखंड। सो उत्तराखंड हमारा फर्स्ट स्टेट बन जाता है जिसमें उन्होंने बाल वाटिकास खोले हैं। बाल वाटिकास क्या है? मतलब आंगनवाड़ी। सो ऑलरेडी आंगनवाड़ी हर स्कूल में होते हैं, बट इन्होंने आंगनवाड़ी का नाम चेंज करके उन्हें बाल वाटिका रख दिया NEP 2020 के अंडर इस पॉलिसी आने के बाद। और इन बाल वाटिकास में उन्होंने NEP 2020 लागू कर दिया। कौन सी स्टेट ने? उत्तराखंड ने। जो इससे हमारा पहले वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर कर्नाटका था कि कौन सा पहला स्टेट बन गया है NEP 2020 इम्प्लीमेंट करने वाला, तो वो था स्कूल लेवल पे। उसमें प्री प्राइमरी नहीं था मेंशन, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशनड है प्री प्राइमरी लेवल पे। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत क्लैरिटी रखनी है इन दोनों के बीच में।
Next question. According to the NEP 2020, by which year the target is to reach 50% gross enrollment ratio in higher education? हमें बताना है NEP 2020 के हिसाब से कौन से ईयर तक जो हमारी कंट्री का है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब 11th-12th के बच्चे 50% तक स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कौन से ईयर तक ऐसा माना जाता है ये चीज़ अचीव हो जाएगी? लेट्स सी दी ऑप्शंस. 2028, 2030, 2035 या फिर 2040. द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज 2035. अभी जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ हायर एजुकेशन है वो है अराउंड 26% के आसपास. सो 50% हम कब तक अचीव कर पाएंगे? 2035 तक. World-class Indian institutions set the highest standards of multidisciplinary teaching and research and hosted scholars and students from across backgrounds and countries. Find the name of institution which is not in the list of NEP 2020. So basically simple सी लैंग्वेज में समझाने की मैं आपको कोशिश करती हूँ कि अगर आपने NEP 2020 का एक बहुत ही लंबा ब्रोशर है, ठीक है, अगर आपने उसको पढ़ा हो तो उसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम लिटरली मेंशन हैं, ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया के हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस के बेसिकली उसमें नाम मेंशन है. तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम नहीं दिया हुआ है NEP 2020 में? तक्षशिला, नालंदा, ओस्मानिया या फिर वल्लभाई. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ओस्मानिया. जी हाँ, ओस्मानिया का जिक्र नहीं किया हुआ इस यूनिवर्सिटी का, वेराज तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, इन सब का जिक्र किया हुआ है NEP 2020 के अंदर. नेक्स्ट, व्हेन वाज NEP फॉर्म्ड? NEP कब फॉर्म हुआ था? 1980 में, 1986 में, 1988 में या फिर 1985 में? आई होप आपको ये आंसर पता होगा. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ 1986 में. सो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर्म हुई थी, बनी थी, ये 1986 में बनी थी. NEP 2020 stated to establish a national repository of high quality resources on foundational literacy and numeracy on government digital platform. What is the name of the government digital platform? So again simple सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि NEP 2020 ने एक एप्लीकेशन, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है, मतलब डिजिटली इन्होंने एक एप्लीकेशन ऑनलाइन, डिजिटल मतलब ऑनलाइन इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है, उसे लॉन्च किया है, जिसमें स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी रिसोर्सेज मिलेंगे. अब हाई क्वालिटी रिसोर्सेज क्या है? पढ़ाई के रिसोर्सेज. अब ये है क्या रिसोर्सेज? अब मतलब कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस मिलेगी और बुक्स भी मिलेगी NCERT की या और भी इम्पॉर्टेंट बुक्स, और क्या कहते हैं 11 जैसे कि 10th 12th के प्रीवियस ईयर्स, ये सब आपको मिलेंगे. सो ऐसी कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च करी है, उसका हमें नेम बताना है. सो 4 ऑप्शंस है, NCERT, दीक्षा, दिशा या फिर निष्ठा. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज दीक्षा. हमने दीक्षा ऐप के बारे में पहले भी बात किया है और मैंने आपको बताया था कि दीक्षा एप्लीकेशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है. सो अगर आपने नहीं देखी तो आप आई गेस वो पार्ट 8 या पार्ट 9 का ही कोई वीडियो है जिसमें मैंने ये डिस्कस किया है पूरा निष्ठा, दीक्षा, इन सब ऐप्स के बारे में. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है दीक्षा. ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके अंदर टीचर ट्रेनिंग भी होती है, मैंने ये भी बताया था. इसके अंदर बच्चों के लिए हाई क्वालिटी रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो वीडियोज़ हो, चाहे वो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हो, ठीक है. तो ये सारे रिसोर्सेज बच्चों के लिए अवेलेबल है. नेक्स्ट, MERUS, मेरूज स्टैंड फॉर, 4 ऑप्शंस है. MERU
कि फुल फॉर्म बेसिकली हमें बताना है और ये NEP 2020 का पार्ट है. सो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, multilingual education and research universities, multidisciplinary education and research undertaking या फिर मल्टी स्टेज एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सारे ही बड़े कन्फ्यूजिंग से ऑप्शन है खैर. सो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी. सो बेसिकली ये ऐसी एजुकेशन, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर रहा है NEP 2020 जो आगे जाके वो खोलना चाहेंगे या फिर खोलेंगे, जिसके अंदर वो बच्चों को मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज ऑफ़र करेंगे. मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज क्या होते हैं, मतलब कि मल्टी मतलब काफ़ी, ठीक है. अब क्या होता है कि जैसे साइंस वाले बच्चे आर्ट्स नहीं पढ़ सकते या फिर आर्ट्स वाले बच्चे केमिस्ट्री या फिर बायो नहीं पढ़ सकते, तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज खोलेंगे, मतलब ऑफ़र करेंगे बच्चों को, जो कि ऐसे हिंड्रेंस ना हो. हिंड्रेंस मतलब जो बच्चों की ग्रोथ को लिमिट ना करे, कम ना करे, ठीक है. ऐसे कोर्सेज अवेलेबल करेंगे कि अगर कोई आर्ट्स में है तो वो अगर चाहता है तो वो साइंस के भी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता है तो पढ़ सके. सो बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे कोर्सेज जो कि मल्टी मतलब बहुत सारे तरीके के कोर्सेज, ठीक है. अगर साइंस है तो आर्ट्स भी पढ़ सके, आर्ट्स है तो साइंस भी. ये बस मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ मल्टी डिसिप्लिनरी होता क्या है. सो बेसिकली MERU ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ओपन करने की बात करते हैं और ये NEP 2020 का ही पार्ट है. सो बेसिकली इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, सर्व शिक्षा अभियान SSA will be subsumed as a new program. What is the name of the program? हमने SSA, RMSA बहुत बारी इसके बारे में चर्चा करी है, बहुत बारी इसके बारे में बात करी है. फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ इसी से रिलेटेड. सर्व शिक्षा अभियान ये एक बहुत पहले का एक प्रोग्राम है, ठीक है. अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि NEP 2020 के अंदर सर्व शिक्षा अभियान एक प्रोग्राम के अंदर आ गया, ठीक है. पहले ये अलग कोई स्कीम थी, अकेली स्कीम थी SSA. अब ये किसी एक बहुत ही बड़ी स्कीम का पार्ट बन गई है. सबस्यूम्ड मतलब ये एक पार्ट बन गई है. सो बेसिकली पूछा गया है ये SSA जो पहले एक अकेली स्कीम थी, अब ये कौन सी स्कीम का पार्ट बन गई है, उसका हमें नाम बताना है. सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा स्कीम, समग्र शिक्षा स्कूल या फिर समग्र स्कूल स्कीम. सो जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोस देखी है करंट अफेयर्स की, आई गेस मैंने करंट अफेयर्स 9 और करंट अफेयर्स वीडियो नंबर 10 में भी ये चीज़ के बारे में डिस्कस किया है. आई होप दे विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन B, दैट इज समग्र शिक्षा स्कीम. समग्र शिक्षा स्कीम एक बहुत ही बड़ी स्कीम लॉन्च हुई है NEP 2020 के अंदर, और इसके अंदर तीन स्कीम्स को, 3 प्रोग्राम्स को इसने अपने अंदर ले रखा है. सो उनके बारे में भी अब हम डिस्कस करते हैं जल्दी से. सो देखिए, समग्र शिक्षा स्कीम ये क्या है, NEP 2020 के अंदर लॉन्च हुई है. जैसे मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसके अंदर 3 स्कीम्स है, ठीक है. 3 स्कीम्स आप देख सकते हैं, हाईलाइटेड है रेड में. सर्व शिक्षा अभियान जिसके बारे में अभी हमने बात करी, फिर एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, और फिर है एक टीचर एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ईयर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 18 ईयर्स. इस क्वेश्चन का मतलब है कौन से ईयर तक NEP 2020 बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे देगा और कौन से एज ग्रुप के बच्चों को जो 3 से 18 वर्ष के बीच में हैं. सो लेट्स सी दी ऑप्शंस. 2028 तक, 2030 तक, 2032 तक या फिर 2035 तक. द करेक्ट आंसर इज द B पार्ट, दैट इज 2030. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main aim of the new portals introduced by UGC named Utsaah and POP?
ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो भी हमने 2 किए। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, मैं आपको बार बार ही बोलती हूँ घुमा फिरा के, या तो आपसे उन दोनों पोर्टल्स का नाम पूछ ले, या तो सिर्फ POP की फुल फॉर्म पूछ ले, क्योंकि उत्साह की कोई एज सच फुल फॉर्म है नहीं। मेन क्वेश्चन यहाँ बनता है कि इन दोनों पोर्टल्स का एम क्या है, ठीक है, किस एम के साथ इन्हें लॉन्च किया है। सो अगेन 4 ऑप्शंस है। टू स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP, जो NEP को इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसको सपोर्ट करना, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट NEP 2020 इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स, जो NEP 2020 है उसे खुद ही इम्प्लीमेंट करेंगी ये दोनों पोर्टल्स। टू लुक आफ्टर द रिजल्ट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल्स, या फिर ये कोशिश करेंगी जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स का रिजल्ट अच्छा है। टू स्ट्रेंथन द रिजल्ट ऑफ UGC नेट कैंडिडेट्स, या फिर जो UGC नेट के कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट पे इनका मेन फोकस है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज टू स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020। सो अभी हाल ही में NEP 2020 कई जगह मतलब आ चुका है स्कूल्स में अभी, बट हर जगह नहीं ये NEP के हिसाब से चीज़ें चल रही है, अभी भी पुराना ही करिकुलम फॉलो हो रहा है। सो बेसिकली जो UGC का ये जो 2 पोर्टल्स है ये इसे हेल्प करती है, इसे सपोर्ट करती है, ना कि खुद इम्प्लीमेंट करेगी NEP 2020 को, इसे हेल्प और सपोर्ट करेगी इसके इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। सो हमें स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट याद करना है ऑफ NEP 2020। Next question. At the primary level, National Education Policy 2020 proposes dash as the medium of instruction across the nation. NEP 2020 के हिसाब से जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है स्कूल में वो कौन सा होना चाहिए। लेट्स सी दी ऑप्शंस। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या फिर मदर टंग। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज मदर टंग। और ये जो मदर टंग की लैंग्वेज में अगर हम बच्चों को सिखाएंगे कौन सी क्लासेस तक, प्राइमरी लेवल तक, मीन्स 5th क्लास तक ही हम मदर टंग का यूज़ कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइजेस, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो किस चीज़ पे जोर देती है, कैसे करिकुलम पे जोर देती है, वो हमें बताना है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलम, डीकंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स या फिर रॉट मेमोराइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। द करेक्ट आंसर इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम। मतलब जो हमारा करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए और इतना स्टैंडर्ड भी नहीं बना देना चाहिए हाई लेवल का करिकुलम कि बच्चे उसे वहाँ तक उसे अचीव ही ना कर पाए। सो हमारा जो करिकुलम होना चाहिए NEP 2020 के हिसाब से बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए और ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो सिर्फ बच्चों के मार्क्स पे ही नहीं बट होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर शो कर सके, बात कर सके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। National Education Policy 2020 proposes that education should be, जो NEP 2020 है वो क्या कहती है कि हमारी एडुकेशन कैसे होनी चाहिए। फोकस्ड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, टेक्स्ट बुक एंड टीचर सेंट्रिक या फिर ओरिएंटेड टूवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम्स। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, मीन्स इंक्वायरी ड्रिवन डिस्कवरी ओरिएंटेड। जो हमारी एडुकेशन है वो इंक्वायरी ड्रिवन होनी चाहिए और बच्चा खुद डिस्कवर करे, जिसमें उसको इतनी अथॉरिटी हो वैसी होनी चाहिए, ना कि बच्चे को एग्ज़ाम में रटना कैसे है ये हम सिखाए, ना कि टेक्स्ट बुक और टीचर सेंट्रिक होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ड्रिल और प्रैक्टिस पे ही करे कि प्रैक्टिस करो, लर्न करो, टेस्ट दो। ऐसी एडुकेशन NEP 2020 के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इंक्वायरी बेस्ड होनी चाहिए, डिस्कवरी बेस्ड होनी चाहिए। Next, who among the following was the chairman of newly constituted drafting NEP 2020? So हमें बताना है
कि जब इसका ड्राफ्ट बना था तो उसके चेयरमैन कौन थे। 4 ऑप्शंस है, वसुधा कामत, बी डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, सी के एल अल्फोंसे या फिर डी रामशंकर कुरील। सो आई होप सभी को इसका आंसर पता ही होगा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। Next question. NEP 2020 recommends that the Government of India will constitute a fund to build the nation's capacity to provide equitable equality education for all girls as well as transgender students. What will be the name of the fund? According to this question, NEP 2020 के दौरान एक फंड स्टार्ट हुआ है जो कि इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है फॉर गर्ल्स और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स की। तो हमें उस फंड का नेम बताना है। लेट्स सी दी ऑप्शंस: जेंडर एजुकेशन फंड, जेंडर प्रमोशन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड या फिर जेंडर एम्प्लॉयमेंट फंड। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज जेंडर इंक्लूजन फंड। इंक्लूजन मतलब सबको इंक्लूड करना, सबको अंदर लेना, ठीक है। सो बेसिकली जेंडर इंक्लूजन फंड के बारे में हमें पता होना चाहिए। पूछ सकते हैं कि जेंडर इंक्लूजन फंड क्या है। ये एक ऐसा फंड है जो NEP 2020 ने स्टार्ट किया है। किसके लिए? एक तो गर्ल्स, लड़की जो स्टूडेंट्स है गर्ल्स, और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज पर NEP 2020 what is the new educational curriculum system? NEP 2020 के हिसाब से न्यू एजुकेशनल करिकुलम सिस्टम अब क्या हो गया है? 2020 से पहले क्या था? 10+2। अब 10+2 को हटा के कुछ और हो गया है करिकुलम सिस्टम, तो हमें वही बताना है। अभी हम समझेंगे, पहले हम उससे पहले ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन 5+3+3+4, B ऑप्शन 5+4+3+4, C ऑप्शन 5+3+3+5 या फिर D ऑप्शन 3+4+4+5। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज 5+3+3+4। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है NEP 2020 से रिलेटेड। तो अब हम इसे समझते हैं बेसिकली ये क्या है 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 2020 व्हाट इज़ द न्यू एजुकेशनल करिकुलम सिस्टम? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मान सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ NEP 2020। अगर आप ये समझ जाओगे ना, इसी क्वेश्चन के बीच में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बेसिकली NEP 2020 है क्या, ठीक है। तो हमें ये बताना है NEP 2020 के हिसाब से न्यू एजुकेशनल जो करिकुलम है वो कैसा है या फिर क्या है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। ए ऑप्शन 5+3+3+4, बी ऑप्शन 5+4+3+4, सी ऑप्शन 5+3+3+5 या फिर डी ऑप्शन 3+4+4+5। सो द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज 5+3+3+4। अब हम समझते हैं कि बेसिकली 5+3+3+4 ये है क्या। तो शुरू के जो बच्चे की पढ़ाई के ईयर्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, NEP 2020 ने, वो दिए हैं 5 साल, जिसमें से पहले 3 ईयर्स रहेंगे आंगनवाड़ी, प्री स्कूल लगा लो जैसे कि नर्सरी, LKG, ठीक है। 3 साल बच्चे की पढ़ाई उसके लिए। देन क्लास 1 and 2 ईयर्स के लिए, इसको बोलेंगे हम फाउंडेशनल, ठीक है। आंगनवाड़ी प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड। देन उसके बाद होगा प्रिपरेटरी में कौन सी क्लासेस आ जाएंगी? 3rd, 4th और 5th। तो ये इसमें बच्चे को पढ़ाई को दिए जाएंगे 3 साल। 5th के बाद फिर से 3 साल और दिए जाएंगे, जिसे नाम दिया गया है मिडिल एजुकेशन, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस है? 6, 7, 8 और एंड में दिए हैं बच्चे की पढ़ाई के लिए 4 साल, जिसमें क्लासेस दी हैं 9वीं की, 10वीं की, 11वीं की और 12वीं की, और इसे नाम दिया गया है सेकेंडरी एजुकेशन। तो आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर में दिख रहा है एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर अभी हम फॉलो कर रहे हैं
बट न्यू स्ट्रक्चर के हिसाब से 10+2 का सिस्टम हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन में है 5+3+3 4 क्या है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। एजुकेशनल करिकुलम सिस्टम है और बेसिकली हमसे नाम पूछे जा सकते हैं कि फाउंडेशनल एजुकेशन में बच्चे की कौन सी क्लासेस हैं या फिर कितने ईयर्स है, प्रिपरेटरी एजुकेशन में कौन कौन सी क्लासेस है या फिर कितने ईयर्स है। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये NEP 2020 के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर NEP 2020 स्टूडेंट्स प्रोग्रेस कार्ड विल बी रीडिज़ाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। हमें बताना है कि NEP 2020 के हिसाब से जो बच्चों की रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पे नाम दिया है प्रोग्रेस कार्ड, बट मतलब है जो बच्चों की रिपोर्ट कार्ड है उन्हें रीडिज़ाइन करके कौन से इन चारों में से फॉर्मेट में बनाया गया है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं, कौन से 4 ऑप्शंस दिए हैं हमें। ए ऑप्शन 340 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड, बी ऑप्शन 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड, सी ऑप्शन हाफ डिग्री प्रोग्रेस कार्ड या फिर डी ऑप्शन फुल डिग्री प्रोग्रेस कार्ड। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड। जो बच्चों की रिपोर्ट कार्ड है उसका नाम दिया गया है 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड। जो ये 360 प्रोग्रेस कार्ड है ये हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है। हॉलिस्टिक मतलब जो अब तक की प्रोग्रेस कार्ड थी उसमें बच्चों के मार्क्स देखे जाते थे सिर्फ कॉग्निटिव, मतलब जहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम्स देते थे जो उनके नंबर आए तो वो सिर्फ कॉग्निशन से रिलेटेड था। बट जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है इसमें बच्चे को इवैल्यूएट किया जाएगा कॉग्निटिव, मतलब जो उसका दिमाग है उस पर, अफेक्टिव मतलब जो उसके इमोशंस है, और साइकोमोटर डोमेन्स मतलब इट इज़ द मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड आईज। जो बच्चा खेल कूद में है वो सब साइकोमोटर में आ जाती है क्वालिटीज़, ठीक है। सो अब तीनों कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर के डोमेन पे ही बच्चे की रिपोर्ट कार्ड बनेगी और ये पूरी होलिस्टिक होगी और इसका नाम है 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 the progress card of the students communicated to the parents would be। हमें बताना है जो NEP 2020 के दौरान जो न्यू प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी या फिर रिपोर्ट कार्ड बनेगी तो वो किस आधार पे बनेगी, ठीक है, जो टीचर पेरेंट्स से डिस्कस करेगा। नाउ लेट्स सी दी ऑप्शंस। बेस्ड ऑन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, बी ऑप्शन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, C, a reflection of relative performance of students in comparisons to classmates या फिर D part, a reflection of the progress as well as the uniqueness of the student। The correct answer is the D part, that is reflection of the progress as well as the uniqueness of the students। इसका ये मतलब है जो रिपोर्ट कार्ड होगी वो बच्चे के ओवरऑल, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा है, होलिस्टिक होगी, बच्चे के पूरे एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड रहेगी, उसकी कॉग्निशन पर और जो भी उसके एक्स्ट्रा मोटर स्किल्स है, चाहे वो अफेक्टेड मोटर, साइकोमोटर स्किल्स, ठीक है। एक बार हम समझ लेते हैं कि ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं। जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं वो रैंकिंग के बेस पर होते हैं जिसमें कि कट ऑफ निकलती है, जैसे कि हम KVS का एग्ज़ाम दे या फिर NVSD SSSB का एग्ज़ाम दे तो उसमें से जैसे कि इसमें अभी 100 NVS के एग्ज़ाम का ही मैं एग्जांपल देती हूँ कि 120 में से कट ऑफ निकलेगी, ठीक है, तो रैंक मिलेगी बच्चों को, उस रैंक के हिसाब से बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो ये हो जाएगा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अब हम देखते हैं कि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट की क्या होता है। क्राइटेरिया यहाँ पे सेट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आप लगा लो CTET हो गया, STET हो गया, तो हमें 150 में से 90 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो एक क्राइटेरिया क्या कहते हैं, क्राइटेरिया सेट है टू गेट द पासिंग मार्क्स, तो ये हो जाएगा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC एज पर द NEP 2020। हमें बताना है कि ABC की क्या फुल फॉर्म है अकॉर्डिंग टू NEP 2020।
सो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं: एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, असेसमेंट बेस्ड करिकुलम, एकेडमिक बैंक ऑफ करिकुलम या फिर एकेडमिक्स बैंक ऑफ क्रेडिट। एनवीएस का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये है एबीसी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विल बी क्रिएटेड as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education as per NEP 2020। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी बॉडी क्रिएट हो जाएगी NEP 2020 के हिसाब से जो बच्चों को रिसर्च में जाने का या रिसर्च में एक्सेल करने का मौका देगी। ठीक है, अभी इतने ज़्यादा कोर्सेज नहीं हैं इन हायर क्लासेस की वो रिसर्च वगैरह कर सके, तो कौन सी ऐसी बॉडी क्रिएट करेंगे NEP 2020 के अंदर? लेट्स सी दी ऑप्शंस: नेशनल कमीशन फाउंडेशन, हायर कमीशन एजुकेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इट विल बी क्रिएटेड टू फॉस्टर स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the single greatest tool for achieving social justice and quality according to NEP 2020? हमें बताना है कि सबसे बड़ा क्या टूल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी लेकर आ सकता है हमारी सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू NEP 2020। लेट्स सी दी ऑप्शंस: इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन या फिर ओनली एजुकेशन। द करेक्ट आंसर इज़ द डी पार्ट, दैट इज़ एडुकेशन। अगर एडुकेशन हमारी कंट्री की अच्छी है तो लोग पढ़े लिखे होंगे और जो भेदभाव है, इनइक्वालिटी है, जो भी ईविल चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी की, वो ऑब्वियसली सब ख़त्म हो जाएगी। अब एडुकेशन चाहे वो वोकेशनल हो, इंक्लूसिव हो, इक्विटेबल हो, तो ये सारे एडुकेशन के टाइप्स है, पार्ट्स है। ठीक है, बेसिकली आदमी को एजुकेटेड होना चाहिए अपनी सोसाइटी में ऊपर उठने के लिए। Next question, which state has become the first state to officially implement National Education Policy 2020 at pre-primary level? So question अलग है ये पहले वाले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पहला राज्य है, कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिसने NEP 2020 प्री प्राइमरी लेवल में इम्प्लीमेंट करी है। पहले वाले क्वेश्चन में प्री प्राइमरी लेवल मेंशन नहीं था, बस ये मेंशन था कि अपने हर स्कूल में कर दी है, बट यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है कि प्री प्राइमरी लेवल पे किसने करी है। अभी हम प्री प्राइमरी लेवल भी समझेंगे कि वो कौन सा होता है। पहले हम ऑप्शंस देखते हैं: केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज उत्तराखंड। सो उत्तराखंड हमारा फर्स्ट स्टेट बन जाता है जिसमें उन्होंने बाल वाटिकास खोले हैं। बाल वाटिकास क्या है? मतलब आंगनवाड़ी। सो ऑलरेडी आंगनवाड़ी हर स्कूल में होते हैं, बट इन्होंने आंगनवाड़ी का नाम चेंज करके उन्हें बाल वाटिका रख दिया NEP 2020 के अंडर इस पॉलिसी आने के बाद। और इन बाल वाटिकास में उन्होंने NEP 2020 लागू कर दिया। कौन सी स्टेट ने? उत्तराखंड ने। तो इससे हमारा पहले वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर कर्नाटका था कि कौन सा पहला स्टेट बन गया है NEP 2020 इम्प्लीमेंट करने वाला, तो वो था स्कूल लेवल पे। उसमें प्री प्राइमरी नहीं था मेंशन, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है प्री प्राइमरी लेवल पे। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत क्लैरिटी रखनी है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 lays particular emphasis on the development of। जो NEP 2020 है वो किस चीज़ पे एम्फसाइज करती है, वो किस चीज़ पे जोर करती है डेवलपमेंट की। ठीक है, लेट्स सी दी ऑप्शंस: द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, द प्रोविजन टू गिव 100% एम्प्लॉयमेंट, द प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन या फिर द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल। The correct answer is the D part, that is the creative potential of
ईच इंडिविजुअल। NEP 2020 जोर देती है कि बच्चे क्रिएटिव बन सके, बेटर हो सके, ना कि ये प्रॉमिस करती है कि हमारा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिल्डिंग हम देंगे बच्चों को। ना ही वो कुछ ऐसे बोलती है कि सभी बच्चे को 100% एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। नहीं, क्या बोलती हैं कि बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, हम बेटर बनाना चाहते हैं थ्रू एडुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द न्यू पॉलिसी पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एडुकेशन विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम द करंट 4.3% टू। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एडुकेशन के अंदर, ठीक है, अभी तो 4.3% है, बट NEP 2020 के हिसाब से वो बढ़ा के कितनी हो जाएगी, ठीक है, 5% ऑफ द GDP, 6% ऑफ द GDP, 7% ऑफ द GDP या फिर 8% ऑफ द GDP। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज 6% ऑफ GDP। सो 4.3% से बढ़ाकर उसे एडुकेशन इन्वेस्टमेंट के अंदर 6% ऑफ GDP कर देंगे, मतलब हमारे GDP का 6%। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द चाइल्ड्स क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स प्रायर टू द एज ऑफ 6 अकॉर्डिंग टू NEP 2020। इसमें हमसे पूछा गया है NEP 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो 6 साल का बच्चा होता है, जो 6 इयर्स का बच्चा होता है, उसका दिमाग कितने % तक डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। लेट्स सी दी ऑप्शंस, ओवर 80%, बी पार्ट ओवर 75%, सी ऑप्शन ओवर 60% या फिर डी ऑप्शन ओवर 85%। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज ओवर 85%। NEP मानता है कि जो बच्चा 6 साल का है, जो बच्चा नहीं, ज़्यादातर बच्चों जो 6 साल के हैं उनका दिमाग 85% तक डेवलप हो चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंगल ग्रेटेस्ट टूल फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू NEP 2020। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 किस चीज़ की वजह से हम सोशल जस्टिस और इक्वालिटी दोनों ही पा सकते हैं अपनी सोसाइटी में। सो 4 ऑप्शंस है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन या फिर सिर्फ ओनली एजुकेशन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। एजुकेशन की वजह से ही NEP 2020 मानता है कि हम अपनी सोसाइटी में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। FLN is based on how many R? FLN कितने R पे बेस्ड है? NEP 2020, ठीक है, न्यू हमारी एजुकेशन पॉलिसी है जो कि बेस्ड है FLN पे। अगर आप पूछो NEP 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो पढ़ना है, वो है FLN। सो FLN की फुल फॉर्म क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियो में। सो सीधा सीधा डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है FLN की, बट जो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि FLN में कितने R है। सो 4 ऑप्शंस है, 1 2 3 4। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ 3। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से 3 आ रहे हैं उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लासेस विच कवर द सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। हमें बताना है NEP 2020 का जो न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर है, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है, उसमें जो सेकेंडरी स्टेज है वो कौन सी क्लासेस तक है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन 9 to 12, देन सेकेंड ऑप्शन क्लासेस 10 to 12, देन क्लासेस 8 to 12 या फिर क्लास 6 to 12। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज क्लास 9 to 12। जो सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज में
जो क्लासेस है वो है 9 to 12, 9th 10th 11th और 12th क्लासेस सेकेंडरी स्टेज में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लासेस विच कवर द प्रिपरेटरी स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020। हमें बताना है कि NEP 2020 के अंदर जो करिकुलर स्ट्रक्चर है उसमें प्रिपरेटरी स्टेज कौन सी क्लासेस के लिए है। सो ऑप्शंस आर क्लासेस 6 to 8, क्लास 3 to 5, क्लास 6 to 9th या फिर क्लास 1 to 2। द करेक्ट आंसर इज द क्लास 3 to 5। अब ऑप्शन में ना आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि वो लिख दे कि क्लासेस 1 to 5, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रिपरेटरी क्लासेस बच्चों को लगेगा कि 1 to 5 तक की होगी, बट नो, जो न्यू स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 to 5 प्रिपरेटरी स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द फॉर्म ऑफ असेसमेंट इन स्कूल्स शुड शिफ्ट फ्रॉम डैश टू डैश। NEP 2020 के हिसाब से जो असेसमेंट है बच्चों की वो शिफ्ट हो जानी चाहिए किससे। अब हम देखते हैं ऑप्शंस, समेटिव फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव टू समेटिव या फिर लर्निंग टू रॉट मेमोराइजेशन या फिर फ्लेक्सिबल अप्रोचेस टू रिजिड। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज समेटिव टू फॉर्मेटिव। समेटिव कौन से होते हैं पहले हम वो समझ लेते हैं। समेटिव असेसमेंट होते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम्स लगा लो, ठीक है, जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं ये हमारे समेटिव हो जाते हैं, जो एंड के एग्ज़ाम्स होते हैं वो समेटिव हो जाते हैं। तो NEP 2020 के हिसाब से समेटिव एग्ज़ाम्स नहीं, अब जो असेसमेंट होगी वो फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स के ऊपर होगी, जिसमें कि अगेन ये होलिस्टिक डेवलपमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज़ सब आ जाती है फॉर्मेटिव में, और ये कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है। ये नहीं कि सिर्फ मिड टर्म और टूवर्ड्स मिड टर्म या फिर एंड जो एग्ज़ाम होता है मार्च में, नहीं, ऐसे एग्ज़ाम्स पे बेसिस भी नहीं, बट जो रेगुलर थ्रू आउट द ईयर जो इवैल्यूएशन होगी उसके हिसाब से होगी फॉर्मेटिव असेसमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes that education should be, जो NEP 2020 है वो क्या कहती है कि हमारी एडुकेशन कैसे होनी चाहिए। फोकस्ड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, टेक्स्ट बुक एंड टीचर सेंट्रिक या फिर ओरिएंटेड टूवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम्स। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, मीन्स इंक्वायरी ड्रिवन डिस्कवरी ओरिएंटेड। जो हमारी एडुकेशन है वो इंक्वायरी ड्रिवन होनी चाहिए और बच्चा खुद डिस्कवर करे, जिसमें उसको इतनी अथॉरिटी हो वैसी होनी चाहिए, ना कि बच्चे को एग्ज़ाम में रटना कैसे है ये हम सिखाए, ना कि टेक्स्ट बुक और टीचर सेंट्रिक होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ड्रिल और प्रैक्टिस पे ही करे कि प्रैक्टिस करो, लर्न करो, टेस्ट दो। ऐसी एडुकेशन NEP 2020 के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इंक्वायरी बेस्ड होनी चाहिए, डिस्कवरी बेस्ड होनी चाहिए। Next question, the purpose of assessment as per the National Education Policy 2020 is to provide information on how to support the students in and out of the classroom. B option, comparisons of the students' performance with their classmates, the gaps and deficiencies in student learning to accurately identify her failure या फिर मेमोराइजेशन कैपेसिटीज ऑफ द स्टूडेंट। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज द गैप्स एंड डेफिशिएंसीज इन स्टूडेंट लर्निंग टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई हर फेलियर। पहले तो हम इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब है जो NEP 2020 की पॉलिसी है उसके हिसाब से जो असेसमेंट है, जो हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं, ठीक है, इवैल्यूएशन करते हैं, उसका बेसिक पर्पस क्या होना चाहिए। सो हमारा आंसर कहता है कि जो बच्चों का गैप्स है, ठीक है, कि अगर उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो हमें पहले उनका रीज़न ढूंढना है कि वो गैप क्यों है, उनके अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, और फिर उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले रीज़न ऑफ फेलियर फाइंड करो कि बेसिकली वो बच्चा फेल क्यों हो रहा है, ना कि हमारा असेसमेंट इसलिए होना चाहिए कि वो जज कर सके कि जो क्लास में फर्स्ट पोजीशन है और या फिर जो थर्ड है या फिर सिक्स्थ है या फिर लास्ट है ऐसा क्यों है। नहीं, ऐसा नहीं हमें करना है, जज नहीं करना, हमें रीज़न जानना है बच्चों के
गैप्स का, कि अगर वो नहीं अचीव कर पा रहे सही मार्क्स तो ऐसा क्यों है, या तो टीचर के पढ़ाने में कोई कमी है, या तो बच्चा अटेंटिव नहीं है, या तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, और फिर इन चीज़ों को हटा सके टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइजेस, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो किस चीज़ पे जोर देती है, कैसे करिकुलम पे जोर देती है, वो हमें बताना है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलम, डीकंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, या फिर रॉट मेमोराइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। द करेक्ट आंसर इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम। मतलब जो हमारा करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, और इतना स्टैंडर्ड भी नहीं बना देना चाहिए हाई लेवल का करिकुलम कि बच्चे उसे वहाँ तक उसे अचीव ही ना कर पाए। सो हमारा जो करिकुलम होना चाहिए NEP 2020 के हिसाब से बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, और ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो सिर्फ बच्चों के मार्क्स पे ही नहीं बट होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर शो कर सके, बात कर सके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट, NEP 2020 suggests to take board exams dash a year. NEP 2020 क्या सजेस्ट करता है कि बोर्ड एग्ज़ाम साल में कितनी बार होंगे। वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब 2 बार, थ्राइस मतलब 3 बार, या फिर जो हमारा डी ऑप्शन है वो है नन, मतलब एक भी बार नहीं। सो अभी जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो साल में एक बार होते हैं। कौन सी क्लास के लिए होते हैं? 10th और 12th के लिए, राइट। NEP 2020 ये सजेस्ट करता है कि एग्ज़ाम्स साल में, बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम साल में 2 बार होने चाहिए और होंगे भी, ठीक है। सो जब NEP 2020 इम्प्लीमेंट हो जाएगा हर स्टेट में, तब हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो साल में 2 बार होंगे। कौन सी क्लास के लिए? तब भी 10th और 12th के लिए। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। अभी करंट में कितनी बार हो रहे हैं? वंस, एक बार ही होता है साल में, है ना, बोर्ड के एग्ज़ाम्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCFTE? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। NCEF हमें पता है, NCEFTE क्या है ये हमें बताना है। सो 4 ऑप्शंस है। नेशनल कमेटी फैसिलिटी फॉर टीचिंग एजुकेशन, सेकेंड ऑप्शन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स, सी ऑप्शन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। सो NCFTE बेसिकली टीचर्स एजुकेशन के लिए है। ये टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स या फिर ट्रेनिंग कंडक्ट करवाता है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज दी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अंडर NEP 2020 which body is to be set up to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning and administration? NEP 2020 के अंडर, ठीक है, कौन सी एक ऐसा फॉरम या फिर कौन सी एक ऐसी बॉडी को सेट करेंगे जहाँ पे फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर रहेंगे, ठीक है। सो ये आइडियाज़ किस चीज़ में हेल्प करेंगे? बेटर लर्निंग में, बेटर असेसमेंट में, बेटर प्लानिंग में, बेसिकली ओवरऑल हर चीज़ में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म NEP 2020 के अंडर ये सेटअप करने की सोच रहे हैं? परख, NCFTE, NETF या फिर ABC। सो परख तो हम ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा, परख बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसका करेक्ट आंसर परख नहीं है। परख सिर्फ एक असेसमेंट के लिए इन्होंने लॉन्च किया था प्रोग्राम। NCFTE ये टीचर्स के लिए है, ट्रेनिंग के लिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा। NFTE मतलब नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम।
सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन ही है, दैट इज़ नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। बेसिकली ये क्या है, ये ऐसा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, और जिनके आइडियाज़ उनको अच्छे लगेंगे वो न्यू आइडियाज़ NEP 2020 के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसका क्या फ़ायदा है, ये फ़ायदा होगा बेटर लर्निंग में, बेटर प्लानिंग में, बेटर असेसमेंट में, बेटर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। सो बेसिकली हमें पता होना चाहिए बॉडी जो सेटअप करेंगे उसका क्या नाम है, NETF, और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंश्योर द preservation, growth and vibrancy of all Indian languages, NEP 2020 recommends setting an Indian Institute for Pali, Persian and Dash language। NEP 2020 के अंदर इन्होंने कुछ लैंग्वेजेस को, कुछ नहीं बेसिकली इंडियन लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए, वो ख़त्म ना हो जाए, लुप्त ना हो जाए, सो बेसिकली उनकी ग्रोथ के लिए इन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला है जो कि पाली, पर्शियन और तीसरी कौन सी लैंग्वेज है इस इंस्टीट्यूट में वो हमें बताना है, बंगाली, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत। सो 4 ऑप्शंस है। आई रिमेंबर ये हमने क्वेश्चन पहले किया हुआ है, पहले की वीडियोस देखी है तो आपको ज़रूर पता होगा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज प्राकृत। सो आपको याद रखना है पाली, पर्शियन और प्राकृत तीनों ही लैंग्वेजेस, ठीक है। क्या पता आपको प्राकृत दे दे एग्जाम में और पाली और पर्शियन में से कोई ऑप्शन मिस कर दे, तो आपको तीनों ही लैंग्वेजेस को याद रखना है। सो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Which among them is not a pillar of FLN? Again, very important question. 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा FLN का एक पिलर नहीं है। सो FLN में टोटल 5 पिलर्स है, ठीक है। FLN 5 पिलर्स पे स्टैंड करता है। सो 4 ऑप्शंस है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लर्निंग आउटकम्स या फिर गवर्नेंस। सो इनमें से कौन सा एक पिलर नहीं है? सो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी FLN का पिलर नहीं है, ठीक है। सो टोटल कितने पिलर्स है? 5। अभी हम उन 5 पिलर्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा है, कौन सा नहीं है, टोटल कितने हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे 5 पिलर्स ऑफ FLN। एंड आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या फिर यूज़फुल लग रही है, सो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ 5 पिलर्स ऑफ FLN। मीन्स कि FLN के अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। सो सबसे पहले एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बिल्डिंग। बच्चों को एक ऐसी जगह प्रोवाइड करी जाएगी जहाँ पे सब बच्चे बैठ के पढ़ सके, आराम से चीज़ों को समझ सकें। तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे स्कूल्स आ जाएंगे, आंगनवाड़ी आ जाएगा। सो दैट इज़ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे बच्चों को बेसिक चीज़ें सिखाई जाएगी, तो वो ऑब्वियसली स्कूल एंड आंगनवाड़ी में ही सिखाई जाएगी। देन है एक्सेस टू एजुकेशन, जो हमारा सेकंड पिलर है वो है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होगा पहुँच, कि जो एजुकेशन है वो हर एक बच्चे तक पहुँचनी चाहिए। तो ये FLN के अंदर इंश्योर किया जाएगा जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बेसिक एजुकेशन मिले। तो एक्सेस का मतलब होगा पहुँच, अवेलेबिलिटी, ठीक है। थर्ड होगा बेसिक हेल्थ। अब ये नहीं कि बस बच्चों को हम स्कूल में बिठा के पढ़ा ही रहे हैं, उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखा जाएगा। अब हेल्थ के अंदर कैसे आ जाएंगी चीज़ें, जैसे कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन, स्कूल में साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों को बीमारियां ना लगे। तो बेसिक हेल्थ भी FLN का थर्ड पिलर है, जहाँ पे बच्चों का हाइजीन, बच्चों की सेहत का भी ध्यान दिया जाएगा। देन फोर्थ है लर्निंग आउटकम्स।
लर्निंग आउटकम्स का मतलब ठीक है ये नहीं कि सिर्फ हम बच्चों को सिखाए जा रहे हैं सिखाई जा रहे हैं, हम उनका इवैल्यूएशन भी करेंगे। ऑब्वियसली अभी तक तो जो रूल है, हम बच्चों को, छोटे बच्चों को फेल नहीं कर सकते हैं, तो बट हम इवैल्यूएट उन्हें ज़रूर करेंगे, देखेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है। तो लर्निंग आउटकम्स हम बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू, टेस्ट्स के थ्रू उनकी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे को क्या क्या चीज़ें समझ में आई है। ये नहीं कि सिर्फ हम पढ़ाए जा रहे हैं, उनका कुछ आउटपुट भी दिखना चाहिए कि हाँ उन्हें वो चीज़ समझ में आ रही है। देन गवर्नेंस का मतलब है चेक। जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली उस पर चेक भी रखना है स्कूल में, बल्कि पूरे स्कूल में चेक रखना है, पूरे स्कूल को गवर्न करना है। प्रॉपर रूल्स होने चाहिए जो कि हर एक टीचर, हर एक बच्चा फॉलो करेगा। बेसिक रूल्स होने चाहिए, कोई भी बच्चा उन रूल्स को ना तोड़े। जैसे कि स्कूल में चीज़ें करी जाती हैं, वो सब चीज़ों पे चेक रखा जाएगा कि वो सब चीज़ें ठीक से हो रही हैं। सो बेसिकली दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ FLN। सो आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और एक ऑप्शन में पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस, बेसिक हेल्थ, लर्निंग आउटकम्स एंड गवर्नेंस आर द 5 पिलर्स ऑफ FLN। FLN is based on which approach? अभी हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया FLN के बारे में, पिलर्स, 3R। अभी कौन सी अप्रोच फॉलो करता है, किस अप्रोच पे ये पूरा बेस्ड है, ठीक है। FLN NEP 2020 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो जितना आपको NEP 2020 के बारे में ज्ञान होना चाहिए उतना ही आपको FLN के बारे में भी पता होना चाहिए, बिकॉज FLN एक ऐसा बड़ा टॉपिक है कि अलग से ही KVS में ये दिया हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर जो उसका सिलेबस था। तो अगर आप NEP 2020 पढ़ रहे हैं तो आपको FLN का पूरा ज्ञान होना चाहिए। NEP 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो FLN कौन सी अप्रोच पे बेस्ड है? लैंग्वेज पे, मल्टी डिसिप्लिनरी पे, मल्टी लिंग्विस्टिक पे, या फिर ELPS। मल्टी डिसिप्लिनरी का क्या मतलब होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डिसिप्लिनरी मतलब सब्जेक्ट्स। या फिर मल्टी लिंग्विस्टिक, बहुत सी लैंग्वेजेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है, या फिर ELPS अप्रोच। सो वो भी अब हम डिस्कस करेंगे ELPS क्या है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ ELPS अप्रोच। FLN ELPS अप्रोच पे ही बेस्ड है, ठीक है, फोकस इसी पे करता है, ELPS अप्रोच पे। देन FLN इज बेस्ड ऑन ELPS अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शंस में दिया जा सकता है अलग अलग ऑप्शंस, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अप्रोच फॉलो करता है, ELPS अप्रोच। अब समझेंगे कि ये ELPS अप्रोच है क्या। सो E स्टैंड्स फॉर experience with physical objects, L stands for spoken language that describes the experience, P stands for pictures that represent the experience, and S stands for written symbols that generalize the experience. So E stand करता है experience के लिए, L stand करता है language के लिए, P stand करता है pictures के लिए, और S stand करता है symbol के लिए। तो अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, E किस लिए स्टैंड करता है? एक्सपीरियंस के लिए। तो जो ELPS अप्रोच है FLN के अंदर, सो FLN में बच्चे को फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ उन्हें एक्सपीरियंस दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बच्चे को A फॉर एप्पल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम A फॉर एप्पल दिखाएंगे भी नहीं। ये नहीं कि बस हमने दिखा दिया कि A फॉर एप्पल होता है और इस बच्चे को पता ही ना हो कि एप्पल होता क्या है। तो अगर हम A फॉर एप्पल दिखा रहे हैं तो बच्चे को फिजिकल ऑब्जेक्ट भी दिखाएंगे कि देखो एप्पल ऐसा दिखता है या फिर ऐसा होता है। सो एक्सपीरियंस का मतलब है यहाँ पे कि बच्चे को हम जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, फिजिकल चीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को हम दिखा भी सकें, उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे सकें। नेक्स्ट है L स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। ठीक है, अब हमने बच्चे को दिखा दिया कि ये चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट है।
देन इसके बाद आता है लैंग्वेज, कि अगली बार जब बच्चे को हम सेम चीज़ दिखाएं तो बच्चा उसको बता भी तो पाए कि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी, मैंने ये चीज़ देखी। तो वो बच्चा कैसे दिखा पाएगा या फिर कैसे बता पाएगा कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? वो लैंग्वेज के थ्रू ही बता पाएगा, या फिर हिंदी लैंग्वेज होगी या इंग्लिश लैंग्वेज होगी, उसकी मदर टंग भी वो हो सकती है। सो प्राइमरी एजुकेशन हम मदर टंग में भी देते हैं। सो बेसिकली जो एक्सपीरियंस हमने पहले बच्चे को दिया, उसके बाद वो बच्चा अपने एक्सपीरियंस को कैसे बताएगा किसी और को? वो बताएगा लैंग्वेज के थ्रू। सो एल हेयर स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। देन लैंग्वेज के बाद आ जाएगा पिक्चर्स। ठीक है, सबसे पहले हमने बच्चे को लाइव एक्सपीरियंस बता दिया। लाइव एक्सपीरियंस दिखाने के बाद हमने उस बच्चे से लाइव एक्सपीरियंस उसका कैसा था वो सुन भी लिया लैंग्वेज के थ्रू। अब ठीक है, बच्चे ने समझा भी दिया, बट बच्चे को वो थोड़ा बहुत ड्रॉ करना भी पिक्चर्स के थ्रू आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो ड्रॉ करना सीख जाए इतना बच्चा, बट हाँ, अगर हम एप्पल की फ़ोटो उसको पेपर में बना के दिखा दें और एक जगह मैंगो की फ़ोटो बना के दिखा दे, तो बच्चा पिक्चर देख के समझ पाए कि ये मैंगो है और एप्पल ऐसा दिखता है। सो बेसिकली जब बच्चे को हमने लैंग्वेज के थ्रू सिखा दिया उसका एक्सपीरियंस बताना, उसके बाद हम बच्चों को रिलेटेड पिक्चर्स भी दिखाएं कि ठीक है, एप्पल असलियत का भी दिखा दिया, अब पेपर में बना के भी दिखा दिया कि एप्पल ऐसा दिखता है, मैंगो ऐसा दिखता है। सो बच्चे को पिक्चर्स के थ्रू भी डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, वो लाइव तो सीख गया देख के, बट पिक्चर्स में भी उसको पता होना चाहिए कि ये एप्पल है, पेपर के ऊपर ये एप्पल बना हुआ है। देन नेक्स्ट है एस। एस स्टैंड्स फॉर सिंबल। अब सिंबल का मतलब है वर्ड्स। ठीक है, तो अब वो हिंदी वर्ड्स, मदर टंग के वर्ड्स या फिर इंग्लिश के वर्ड्स। सो सिंबल का हेयर मतलब है राइटिंग। ठीक है, बच्चे ने सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस लाइव करके देख लिया, एप्पल ऐसा दिखता है। फिर उसने अपना एक्सपीरियंस बोलकर किसी को समझा भी दिया। देन उसके बाद सेम एक्सपीरियंस अगर हमने पेपर में बनाया पिक्चर के थ्रू, तो वो भी समझ गया ये एप्पल है। देन अब उसे हम बच्चे को सिंबल का मतलब है राइटिंग। अब बच्चे को लिखना भी सिखाएंगे कि एप्पल कैसे लिखा जाता है, APPLE। सो बच्चे को भी यहाँ पे हम एंड में राइटिंग स्किल्स भी डेवलप करेंगे। तो ये है हमारी FLN के अंदर ELPS अप्रोच। नेक्स्ट, NEP 2020 recommends pedagogies which are dash. सो NEP 2020 ऐसी पेडागोजी के बारे में बात करता है। पेडागोजी होता क्या है? पेडागोजी मतलब टीचिंग मेथड्स, ठीक है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज। सो एग्ज़ाम सेंट्रिक, बुक सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक या फिर लर्नर सेंट्रिक। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ लर्नर सेंट्रिक। सो NEP ऐसी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर फोकस करता है जो लर्नर के लिए बेटर हो। ठीक है, ना कि एग्ज़ाम के लिए, ना कि बुक्स के लिए, ना कि टीचर्स के लिए, बट सिर्फ लर्नर के लिए। लर्नर कौन है? हमारे स्टूडेंट्स के लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपको ये यूज़फुल लगी होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। एंड आई एम वेरी श्योर अब आपका NEP का टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इससे पहले वाली वीडियो देख लो, ये देख लो, ये मोर देन सफिशिएंट है, बिकॉज इसके अंदर हमने सब कवर करने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। NEP 2020 proposes that education should be based on dash learning. सो NEP 2020 कहता है कि एडुकेशन जो है किस पे बेस्ड होनी चाहिए? रिकॉल बेस्ड, मतलब मेमोरी बेस्ड हम कह सकते हैं कि बच्चा याद करें उस पे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज पे। या फिर बुक बेस्ड कि जो हमारी बुक्स है वो सेंटर होना चाहिए हमारी एजुकेशन का। ठीक है, या फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि बच्चा एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सके। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चंस ऐसे ही आपको देखने को मिल सकते हैं। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बेस्ड होती है लर्निंग अकॉर्डिंग टू NEP 2020।
यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देखने को मिल सकता है एक्सपीरियंशियल के अलावा, तो वो भी सही होगा। NEP 2020 suggests that by the end of which grade a child necessarily attains foundational literacy and numeracy. So NEP 2020 हमें सजेस्ट करता है कि कौन सी ग्रेड के एंड तक, ठीक है, बच्चा बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी उसे अचीव कर लेगा। सो भी अगर आपको याद हो, हमने ऊपर ही डिस्कस किया था। सो 3rd, 4th, 5th या फिर 6th। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ 3rd। सो जब बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में पहुंच जाएगा, 3rd ग्रेड में पहुंच जाएगा, ऐसा माना जाता है कि 3rd ग्रेड जब वो कंप्लीट कर लेगा तो उसको बेसिक FLN का ज्ञान होगा, बेसिक लैंग्वेज का, बेसिक राइटिंग का, बेसिक नंबर्स का उसे ज्ञान होगा। और उम्र क्या दी है? 9 साल, ठीक है। जब बच्चा 9 साल तक पहुंच जाएगा उसको FLN का ज्ञान हो जाएगा। 3rd ग्रेड तक पहुंच जाएगा उसे FLN का ज्ञान हो जाएगा। NEP 2020 का ये मानना है। Next question. How many of the fundamental principles mentioned in National Education Policy 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? ये भी मुझे याद है, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। मैंने आपको वो 5 प्रिंसिपल्स भी बताए थे कौन कौन से हैं। आई एम श्योर बेसिकली आज की वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई एम रियली वेरी श्योर जिसने मेरे सारे NEP 2020 के पार्ट्स देखे हैं मोस्टली वो दे विल बी एबल टू आंसर, आप आंसर कर सकते हैं। बस 2-3 क्वेश्चंस में आप अटक सकते हैं जो कि आपको नए देखने को मिलेंगे और वो भी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली। सो कितने प्रिंसिपल्स है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स 5, 11, 22 या फिर 20। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ 5। सो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। नहीं वीडियो देखी तो पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने अलग से अब एक प्लेलिस्ट बना दी है NEP 2020 के नाम से। आपको सारी NEP 2020 की वीडियोस उस पर मिल जाएगी। अगर आप सारी देख लोगे, आई एम 99% श्योर इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा, बिकॉज जितनी भी चीज़ें NEP से निकल सकती थी, FLN के भी क्वेश्चंस मैंने सभी डाले हैं वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बदल के आ सकती है बट क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से ही आएंगे, आई एम 99% श्योर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। अंडर NEP 2020 अ न्यू प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल वाज लॉन्च्ड, नेम इट। सो NEP 2020 के अंडर एक न्यू लर्निंग बेस्ड टीचिंग मटेरियल को लॉन्च किया गया है। हमें उसका नाम बताना है। 4 ऑप्शंस है, खेल का पिटारा, खेल खेल में, आओ खेले और पढ़ें, या फिर जादुई पिटारा। सो बेसिकली ये छोटे बच्चों के लिए है जिसमें फ़न वे में लर्निंग क्लास में टीचर्स करा सके। सो एक्टिविटीज़ या मटेरियल से रिलेटेड है ये। पहले की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको विद ऑल डिटेल्स, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। सो पहले की वीडियोस देखिए, अगेन आप आंसर कर लेंगे। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है जादुई पिटारा, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आप अपना स्कोर मेंटेन कर रहे हैं। एंड में ज़रूर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में दैट व्हाट वाज योर स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट समग्र शिक्षा स्कीम। अब देखो, समग्र शिक्षा स्कीम हमने जैसे ऊपर देखा ये NEP 2020 के ही अंडर है अब, ठीक है। ये पूरी स्कीम है, इसके अंदर कुछ चीज़ों के बारे में बात करी है, वो मैं अब बताऊंगी तो आपको आंसर ही पता चल जाएगा। सो इसके अंदर हमसे पूछा है कि 2 ऑप्शंस दिए हैं, बताओ कौन सा स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। सो फर्स्ट, द स्कीम एक्सटेंड्स फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th। जो ये स्कीम है ये प्री स्कूल से लेके 12वीं तक के क्लास के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, इट सबस्यूम्स द 2 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। सो इसके अंदर जो समग्र शिक्षा स्कीम है इसके अंदर 2 स्कीम्स आती हैं, सर्व शिक्षा अभियान SSA या फिर RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
सो अगर आपको पता है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये प्री स्कूल से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। और जो दूसरा ऑप्शन है, इसके अंदर 2 स्कीम्स नहीं, इसके अंदर 3 स्कीम्स आती है। टीई, एक टीई मतलब टीचर एजुकेशन, ये ठीक है। थर्ड ये है, जो पहले 2 है एसएसए और आरएमएसए, ये तो इसके अंदर आते ही आते हैं, बट इसके अंदर टीई मतलब टीचर एजुकेशन भी आता है। तो आपको याद रखना है एसएसए में 3 स्कीम्स है, ठीक है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन ओनली 1, मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वही करेक्ट है, सेकंड नहीं है, क्योंकि सेकंड में सिर्फ इन्होंने 2 स्कीम्स की बात करी है, ना कि 3 की। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये NEP 2020 के ही अंडर आता है, समग्र शिक्षा स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। विच प्रोग्राम एम्स एट अचीविंग द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FLN बेस्ड ऑन दी NEP 2020? कौन सा प्रोग्राम है, ठीक है, जो कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया गया है, जिसका मेजर एम क्या है उस प्रोग्राम का कि FLN को अचीव करना। FLN मैं आपको बहुत बहुत बार समझा चुकी हूँ क्या है ये, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अभी मैंने हाल ही में NEP की वीडियो भी डाली थी कल, उसके अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से फिर से समझाया था। सो हमारे एग्ज़ाम में ये टॉपिक है NEP 2020, FLN उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ FLN क्या प्रमोट करता है, कि बच्चे को बेसिक रीडिंग, राइटिंग और बेसिक नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए। सो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं कि FLN को कौन सा प्रोग्राम प्रमोट कर रहा है, दीक्षा, स्वयं, निष्ठा या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आई एम वेरी श्योर कि ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा ऑल ऑफ द अबव ही है, बिकॉज दीक्षा भी बहुत जानी मानी ऐप है, स्वयं के बारे में हमने अभी पढ़ा, निष्ठा भी जानी मानी ऐप है, और सारे ही टीचिंग से रिलेटेड है ना। तो इसलिए सारे ही सही ऑप्शंस लग रहे हैं, बट नहीं, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, निष्ठा। और निष्ठा में भी एक न्यू प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, निष्ठा 3 मॉड्यूल, इट्स अ मॉड्यूल, ठीक है। सो निष्ठा भी हाल ही में न्यू मॉड्यूल लॉन्च हुआ है, निष्ठा 3.0, जिसका मेन एम यही है कि बच्चों में FLN को प्रमोट करना, उनको बेसिक रीडिंग, राइटिंग, नंबर्स का ज्ञान हो जाए। और FLN में 3R होते हैं, ELPS अप्रोच होती है, इसके अंदर निपुण भारत है, इसमें 5 पिलर्स ऑफ FLN है। अगर अभी तक आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है FLN की, FLN पे मैंने पूरी अलग से 2 वीडियोस बनाई हैं, तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। मोर ओवर NEP 2020 पे भी मैंने 2 से 4 वीडियोस बनाई हैं, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी आप देख सकते हैं, बिकॉज अगर आप FLN की वीडियो और NEP पूरा देख लोगे ना, इससे बाहर आपको NEP से तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, आई एम 100% श्योर, बिकॉज जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट्स हैं, मैंने अभी तक वो सारे NEP 2020 की वीडियो में कवर कर लिए हैं, और FLN की अलग से प्रॉपरली वीडियो बना रखी है कि कुछ गलती से भी छूट ना जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वो वीडियोस, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the chairmanship of whom Committee for Evolution of the New Education Policy submitted its report in May 2016? So किसके चेयरमैनशिप के अंदर जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, किसकी चेयरमैनशिप के अंदर इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी, कब? मई 2016 में। 4 ऑप्शंस है हमारे पास, जल्दी से आप पढ़ लीजिए, हम सीधा आंसर की ओर बढ़ेंगे फिर। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेट श्री TSR सुब्रमण्यन। हमें कस्तूरी रंजन और इनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना, इनके होते हुए रिपोर्ट सबमिट हुई थी, उनके होते हुए पूरा ड्राफ्ट और सब कुछ बन चुका था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
विच कोर्स विल बी डिसकंटिन्यूड एज पर NEP 2020? NEP 2020 के तहत कौन सा कोर्स डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब हटा ही दिया ये कोर्स? पहले बहुत लोग इस कोर्स को करते भी थे, आपने सुना भी होगा, बट अब कौन सा कोर्स है अब जो हटा ही दिया है? MA, MPhil, BTech या फिर नन ऑफ द अबव? सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज MPhil। अब MPhil नाम का कोई कोर्स ही नहीं है, ये कोर्स हटा दिया है। ठीक है, किसके तहत? NEP 2020 के तहत। NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education. What is the name of the ECCE pedagogical framework? ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया था ECCE क्या होता है, और ECE ECCE एग्ज़ाम में NVS के टाइम पूछा भी गया था, और ये और एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बेसिकली पूछी जाती है, बट ये जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। NEP 2020 ने प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए शैक्षणिक ढांचे का प्रस्ताव रखा। ECCE शैक्षणिक ढांचे का क्या नाम है? जो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ठीक है, इसका जो पेडागोजिकल फ्रेमवर्क है, जो इसके अंदर पेडागोजी मतलब जो मेथडोलॉजी, और पेडागोजी क्या होती है कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है, सो वो पूरी पेडागोजी बनाई होगी कि 3 से 8 साल के बच्चों तक इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। उस फ्रेमवर्क का क्या नाम है वो हमें बताना है। ये हमने पहले नहीं डिस्कस किया, ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है। सो ऑप्शन ए NCFECED, बी ऑप्शन NCPFECCE, सी ऑप्शन NCPFECDE, या फिर डी ऑप्शन NCPOECCE। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ NCPFECCE। सो ज़रूर याद रखिएगा इस पेडागोजिकल फ्रेमवर्क के नाम को। क्या है? NCPFECCE। What is the full form of परख in NEP 2020? NEP 2020 भी हमारे एग्ज़ाम में आ रहा है 5 नंबर का। बहुत सिंपल ईजी टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर 5 मार्क्स देयर। NEP 2020 के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बना रखी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी देन प्लीज़ डू वॉच इट। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। उसमें हमने ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर कर रखा है। NEP क्या है, MCQs NEP से रिलेटेड जितने भी बन सकते हैं। देन FLN एक अलग टॉपिक है। NEP के अंदर सबसे बड़ा टॉपिक है FLN। KVS वालों बच्चों ने पढ़ा होगा ये टॉपिक, जो एस्पिरेंट्स थे KVS के, उन्होंने अलग से FLN का टॉपिक दिया हुआ था। उस पर भी मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाई हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि FLN है क्या, क्या उसका काम है, एम है, ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, सो अभी आते हैं परख की तरफ कि परख है क्या NEP 2020 के अंदर। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एनालिसिस असेसमेंट रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, performing, analyzing, assessing, reviewing and assessing knowledge for holistic development। सो आप देख सकते हैं सारे ही जो ऑप्शंस है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, राइट। सो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज अगर आपको आंसर पता है आप 2 सेकंड में मार्क कर लोगे। सो परख की जो फुल फॉर्म है वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, और ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। परख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिएगा। NVS वाला सिलेबस है। NVS में एडुकेशन करंट अफेयर्स में 1-2 क्वेश्चंस आए थे जिसमें सीधा सीधा फुल फॉर्म ही पूछ रखी थी। एक FLN की फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि परख की तो नहीं आई है, बट
और भी निपुण की आई थी। यस, निपुण भी NEP 2020 का पार्ट है और ये करंट अफेयर्स के अंदर ही आता है कि निपुण की क्या फुल फॉर्म है। सो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। व्हाट इज़ द एम ऑफ परख प्रोग्राम? अभी हमने डिस्कस किया कि परख की फुल फॉर्म क्या है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ये परख प्रोग्राम है किसके अंदर है। NEP जो न्यू पॉलिसी है 2020 उसके अंदर ये न्यू प्रोग्राम है। तो इसका काम क्या है, इसका मेन एम क्या है? 4 ऑप्शंस है। टू एंड दी रॉट लर्निंग, रॉट लर्निंग मतलब रट्टेबाजी को ख़त्म करना। टू मॉनिटर, लर्न एंड असेस ऑल रिकग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स इन इंडिया। मॉनिटर करना, देखना जितने भी स्कूल्स हैं जो कि रिकग्नाइज्ड है, ठीक है, जितने भी रिकग्नाइज स्कूल्स हैं उनके काम को असेस करना, देखना कि उन स्कूल्स में काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। टू प्रमोट क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी की भावना जगाना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही एम है किसके? परख के। अब आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड की बच्चे की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट इसका एम है। वो दोनों भी ऑप्शंस बिल्कुल सही बैठते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो परख का काम है वो यही है, जितने भी स्कूल्स रिकग्नाइज्ड है बोर्ड से उनको असेस करना, उनका काम देखना, बच्चों का रिजल्ट देख के एनालाइज करना कि ये स्कूल कहाँ पे, मतलब इसका क्या लेवल है। हम आगे और भी डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जोन वाइज, इंडेक्स ग्रेड्स से रिलेटेड आपको पता चलेगा। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे कि कैसे असेस किया जाता है स्कूल्स को भी, डिस्ट्रिक्ट्स को भी, जोन्स को भी, ठीक है। सो जो परख का काम है वो बेसिकली एनालाइज करना, और सिर्फ एनालाइज असेस करना ही नहीं, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी भी जगाना, रॉट लर्निंग मतलब रट्टेबाजी को ख़त्म करना, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो सारे ही ये एम्स है परख के। Next question. What are the classes which cover the foundational stage according to NEP 2020 new curricular structure? So foundational stage के अंदर न्यू करिकुलर जो स्ट्रक्चर है, फाउंडेशनल स्टेज में कौन कौन से ग्रेड्स या फिर क्लासेस आती हैं, ये मैंने कल क्वेश्चन लिया था एंड आई एम सॉरी, मैंने उसमें आपको आंसर रॉन्ग बता दिया था, इसलिए मैं दोबारा से क्वेश्चन लाई हूँ। सो जो फाउंडेशनल स्टेज के अंदर क्लासेस कवर होती हैं, पहले आंसर चूज़ कर लीजिए। सो बेसिकली आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका ये तो आते ही आते हैं, प्लस क्लासेस 1 and 2, ग्रेड 1 and 2 भी इसके अंदर आता है फाउंडेशनल स्टेज में। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज़ द सी ऑप्शन। मैंने गलती से बी बता दिया था कल, बहुत लोगों के कमेंट्स आए तो मैंने वहाँ पे भी पिन करके ठीक कर दिया है, बट आप याद रखिएगा फाउंडेशनल स्टेज में इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका तीनों एक ही चीज़ है, और फिर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड्स भी आ जाते हैं फाउंडेशनल स्टेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA फोकसेस ऑन। सो मैंने आपको बताया है SSA RMSA ये NEP 2020 के अंदर समग्र शिक्षा के अंदर अब आते हैं, तो आपको इनका आइडिया अच्छे से होना चाहिए। मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूँगी। हमें इस क्वेश्चन में बताना है RMSA के अंदर कौन कौन सी क्लासेस, मतलब बेसिकली कौन सी एजुकेशन दी जाती है, सेकेंडरी, प्राइमरी, एलिमेंट्री या फिर इनमें से कोई नहीं। सो आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर इम्पॉर्टेंट है, सेकेंडरी एजुकेशन इसका करेक्ट आंसर है। सो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अंदर सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, सो इसलिए यहाँ पे हमारा ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा टाइम लेके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मोर ओवर अपना स्कोर शेयर करिएगा अगर आपने मेंटेन किया तो। आई होप NEP का टॉपिक अब सबको क्लियर होगा, बिकॉज़ इससे पहले हमने सारे क्वेश्चंस करे हैं अलग अलग वीडियोस में,
और इन 60 क्वेश्चन से बाहर आपको NEP से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि NEP बहुत वास्ट नहीं है, जो है बस इतना ही है, तोड़ मरोड़ के इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। इससे बाहर NEP से कुछ नहीं आएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है शुरू से लेके एंड तक, आपके 5 नंबर NEP के पक्के हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम and have a good day.